हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, कॉमर्स की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 की प्रिपरेशन के लिए हमने ये क्लास शुरू की है आपकी, और ये क्लास डेली 5 PM आपको डेली क्लास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आज डे फर्स्ट होगा, और इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। अकाउंट्स के भी क्वेश्चन होंगे यहाँ, बीएसटी से भी क्वेश्चन होंगे यहाँ, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन होंगे यहाँ, पेडागोजी से भी यहाँ क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ आपके आईसीटी से भी क्वेश्चन होंगे। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का है। बस आप कोई भी क्लास आपकी स्किप न करें, क्योंकि इसमें हमने सभी तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आपके इसमें बेसिक्स भी होंगे और एडवांस भी होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको लगेंगे बिल्कुल ईजी हैं, और क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको लगेंगे कि कुछ हार्ड भी हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके दो तरह के पेपर होते हैं। एक आपका पार्ट फर्स्ट होता है, आपका पेपर आपका फर्स्ट होता है, और एक पेपर आपका सेकंड होता है। सेकंड जो कॉमर्स है उसके लिए ये क्लास है आपकी, और क्लास का नेम है आपका सिलेक्शन वाली क्लास। जी हाँ, यही क्लास होगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और आपका जो पेपर फर्स्ट है जिसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी आपकी अलग से क्लास चल रही है, जिसको मैम डेली क्लास लेती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुकास पैसोलोजी ने पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन कब किया था? तो 1493 में, या 1593 में, 1594 में, या 1494 में? तो सही आंसर होगा आपका डी, 1494 में। अब कैसे किया था, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, आज जो इनके जन्मदाता है वो लुकास पैसोलोई हैं। ये आपको याद रखना है, लुकास पैसियोली। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे? ये इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कहाँ के निवासी थे, तो ये वेनिस नगर इटली में था, इटली के निवासी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डी कंपोसेट ऑफ स्क्रैप्चरिस 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन किया था। ठीक है, तो आपको इनकी बुक का नेम याद रखना है, कहाँ के निवासी थे ये याद रखना है, इटली के निवासी थे, और इनके जन्मदाता दोहरा लेखा प्रणाली के कौन है, इनका नाम भी आपको लुकास याद रखना है, लुकास पैसियोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का कौन सा लाभ है? तो लेखांकन का यहाँ लाभ पूछा है। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, या आपका सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, प्रेजेंट वैल्यू दिखाना बिजनेस की, या अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंज। बात सही कह रहे हैं। ये क्या है, इसकी सीमा है। ये क्या है, सीमा। लेकिन यहाँ कौन सा पूछा, लाभ पूछा है, और ये क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है। अकाउंटेंसी इज फुल्ली एग्जैक्ट। देखिए, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, पूरी तरह से सटीक नहीं होता है, ये भी इसकी क्या है, ये भी लिमिट दी हुई है। और रिप्लेस मेमोरी, और यहाँ पर सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। तो हमसे पूछा है कि लाभ क्या है, तो लाभ होगा आपका फर्स्ट। ये क्या करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। यदि आप कुछ भूल जाते हैं, किसी से कितने का लेन देन किया था, क्या लेन देन किया था, तो आप अपने अकाउंट में, लेखांकन में उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इसका एक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्था के सदस्यों का सीएस उपसर्ग आईसीएससी द्वारा को दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका जून में दिया गया था, फेब में, दिसंबर में, अक्टूबर में, जनवरी में। तो ये दिया गया था आपका जून 23-24 में ये दिया गया था, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो भारत में लेखांकन मानक जारी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, ये नहीं है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीपीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये आपका जो झारखंड है, झारखंड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके आरपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, या द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या आरबीआई? तो सही ऑप्शन होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आरपीएससी में पहले भी, पिछली साल मतलब 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी के जैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो
इसको अच्छे से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो कौन सा होता है? वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, ये इसका एक उद्देश्य होता है। या व्यवसाय की शुद्ध लाभ हानि का पता लगाना, या किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सभी जो दिए हुए हैं उद्देश्य, ये सभी उद्देश्य दिए हुए हैं किसके? आपके लेखांकन के, मतलब अकाउंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप केवल टीजीटी ही ना ले, ये पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, जो सही नहीं है बता रहा। तो पुस्तक पालन का जो कार्य होता है वो विश्लेषण प्रकृति का होता है। नहीं, यही गलत है, ऐसा नहीं होता। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। आपका जो बुक कीपिंग होती है ये शुरू होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग होती है, मेजरिंग के बाद फिर रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग के बाद आपकी समराइजिंग होती है। ठीक है, ये तो ये बस रिकॉर्डिंग तक चलती है, समराइजिंग तक चलती है, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं किसकी, केवल बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग केवल रिकॉर्ड करती है, ये एनालिटिकल विश्लेषणात्मक प्रकृति की नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत कह रहे हैं, विश्लेषणात्मक प्रकृति की नहीं होती। ये कह रहे हैं होती है, इसका कार्य ये विश्लेषण करना नहीं होता। तो यही पूछ रहे हैं इसमें कौन सा सत्य नहीं है। ये कह रहे हैं होता है। ठीक है, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेख तो इसमें होता है, रिकॉर्डिंग तो होती है। निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेख किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल ये भी किए जाते हैं। बुक कीपिंग पुस्तक पालन का लेखा में अभिलेखन करने की विधि है, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पर पूछा ना क्या काम नहीं है इसका, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? आंतरिक उपयोगकर्ता कौन सा नहीं है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी एम्प्लॉय, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा आपका एम्प्लॉयज। यहाँ पर काफी मतभेद होता है, कहते हैं कि जी एम्प्लॉय तो बिजनेस के अंदर ही तो काम कर रहा है, तो ये तो इंटरनल यूजर हुआ। नहीं, आप एक बात देखिए, क्या ये जो इंफॉर्मेशन है अगर आप अकाउंट बना के रख रहे हैं, तो क्या ये बेचारा एम्प्लॉय जो है, क्या उसको इतना अधिकार है कि वो ऑफिस में जाकर और जितने भी आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या उनको डीपली चेक कर सकता है? नहीं कर सकता। मैनेजर कर सकता है? कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है? कर सकता है। लेकिन एम्प्लॉय नहीं कर सकता, इसलिए इसको इंटरनल यूजर नहीं कहा जाता। तो इसमें मतभेद रहता है, ये इंटरनल यूजर नहीं है, एक्सटर्नल यूजर में आता है। निर्मित माल की लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जब आपका माल गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, तो कौन सी किसके द्वारा कौन बताता है कि गुड्स की कितनी लागत है? क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है, या कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है, या ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग बताता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है? अलग क्या है बही खाते के बारे में देखना है। तो बही खाते का कार्यक्षेत्र रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश से संबंधित सीमित होता है, ये तो बात सही है। ठीक है, मैंने अभी बताया था बुक कीपिंग का क्या होता है, केवल यहीं तक लिमिटेड है, उसकी रिकॉर्डिंग करता है, वर्गीकरण करता है, सारांश करता है, विश्लेषण नहीं करता। बुक कीपिंग का बही खाते का अभिलेखन की और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर रहता है, ये भी बात सही है। कि देखिए जो बुक कीपिंग है वो निर्भर रहता है, डिपेंड्स करता है ये अकाउंटिंग पर। ठीक है, अगर आपको और भी उपयोगी बनाने हैं अपने लेखे, तो अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा बुक कीपिंग को, क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। उसके बाद डी ऑप्शन है आपका, बही खाते के बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है, ये तो बात सही है। मौद्रिक मतलब उन्हीं लेन देनों को करेगा जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में माप सकते हैं। और डी और लास्ट है आपका, बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद आता है, ऐसा नहीं है। देखिए आप समझिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू होता है आपका अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग चलता जाता है, और इसी पॉइंट से शुरू होता है बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग यहाँ जाकर रुक जाता है।
लेकिन अकाउंटिंग आगे भी चलता जाता है, तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, और यहाँ उल्टा कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बुक कीपिंग तब आता है जब अकाउंटिंग हो जाता है। ऐसा नहीं, बुक कीपिंग तो पहले ही खत्म हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद समराइजिंग, और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है बुक कीपिंग। उसके बाद जो एनालिसिस होता है वो, या आपका एनालिसिस के बाद कम्युनिकेटिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो सब किस में आ जाता है, वो आपका अकाउंटिंग में आ जाता है। तो ई जो है यहाँ पर, ये अलग है, ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में शामिल है। तो गुणात्मक विशेषताएं देखनी आपको कौन सी हैं? लेखांकन क्वालिटी अकाउंटिंग की देखिए, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता, मतलब रिलायबिलिटी और रिलीवेंस, ये तो होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ये भी होती है। ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि ये रिलायबल है। ठीक है, और रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी कह दो, ये कह दिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होती है, बिल्कुल सही है। कंपेरेबिलिटी भी होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये विशेषताएं हैं लेखांकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है, तो कर निर्धारण वर्ष कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? देखिए, विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी तो होती है, अभी बताया था, ये तो विशेषता होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होती है, ये भी सही है, ये भी होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। और कंपेरेबिलिटी भी होती है, बिल्कुल होती है। मटेरियलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ये पूछ रहे हैं ना कि कौन सा लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता नहीं है, तो मटेरियलिटी नहीं होती। मटेरियलिटी तो एक आपका प्रिंसिपल है। माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग किसको बढ़ावा देता है? अगर आप सेम सभी सभी कंपनियां माप की सेम इकाई को यूज कर रही है, तो ये किस चीज को बढ़ावा देगी? कंपेयरबिलिटी को, अंडरस्टैंडेबिलिटी को, रिलीवेंस को, या रिलायबिलिटी को? तो ये देगी आपकी कंपेयरबिलिटी को। ठीक है, आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं अगर यूनिट सभी की सेम है। काउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन सी साल में ये स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1970 में, 1972 में, 73 में, 77 में। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, 1977 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। पुस्तपालन क्या है? एक कला है लेखा करने की, और वो भी किसमें? मौद्रिक रूप में। किसका लेखा करना है? व्यापारिक और अन्य व्यवहारों का मौद्रिक में। तो ये किसने कहा था? क्या ये स्पाइसर एंड पैगलर ने कहा, या जे आर बॉटलेमॉय ने कहा, या कार्टर ने कहा, या जॉन मैकनी ने कहा? तो सही आंसर होगा आपका ए, स्पाइसर एंड पैगलर ने कहा था कि पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? विलियम पिकल ने, या विलियम पिकल्स ने, या आपके एम जे किलर ने, या आर एन कार्टर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका आर एन कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तपालन का कार्य जहां पर समाप्त हो जाता है, लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक पॉइंट से शुरू होके फिर आगे कौन चलता है? लेखाक्रम ही चलता है। और कह रहे हैं जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त हो जाता है, वहां से किसका कार्य शुरू होता है? ऑडिटिंग का, सर्टिफिकेशन का, स्टॉक का, या परचेज का? सही ऑप्शन होगा आपका ए, ऑडिटिंग, अंकेक्षण। तो जहां पर आपका लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य समाप्त होता है, वहां से आपका ऑडिटिंग का कार्य शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, तो जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो कौन होते हैं? अनस्किल्ड ऑडिटर होते हैं? अनस्किल्ड तो नहीं होते, स्किल वाले होते हैं। गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं या प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं? नन ऑफ दीज।
तो सही ऑप्शन होगा आपका प्रोफेशनल ऑडिटर। ये जो होते हैं आपके पेशावर अंकेक्षर होते हैं, क्योंकि इनका एक पेशा होता है, एक प्रोफेशनल होते हैं। ये एक डिग्री लेकर, अपने प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग लेकर, तब जाकर एक प्रोफेशनल ये चार्टर बनते हैं अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट तभी बनते हैं। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मद से वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो कैपिटल है बिजनेस में, ओनर की, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो उस किस चीज से वृद्धि होगी, उसको क्या कहते हैं? उस मद को जिससे वृद्धि होगी, क्या एक्सपेंडिचर कहते हैं? खर्चे से तो और कैपिटल कम होगी। इनकम कहते हैं? बिल्कुल इनकम कहते हैं। ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, कैपिटल से यहाँ बात ही नहीं है, कैपिटल की तो खुद ही बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि लेखांकन का जो शुरुआत होती है कहाँ से हो जाती है? आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, देन आपका समराइज, देन आपका क्लासीफाई, उसके बाद आपका समराइजिंग, उसके बाद आपका इंटरप्रेटिंग, एंड देन कम्युनिकेटिंग। तो देखिए, लास्ट क्या है? कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेटिंग करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। लास्ट जो आपका लेखांकन का जो अंतिम चरण होता है, जो अंतिम कार्य होता है, वो कम्युनिकेशन ही होता है। इससे पहले होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। आपको वह कथन बताना है जो सही नहीं है। वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से जो प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। बात सही है। और यहाँ कह रहे हैं सही क्या नहीं है? स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। ये भी बात सही है। एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, रिकॉर्डिंग नहीं कहते। एक ही जगह एक ही प्रकृति के जो होते हैं उनको बोलते हैं पोस्टिंग। मतलब आप बही खा जब आप लेजर बनाते हो, खाता बही बनाते हो, तो खाता बही में क्या करते हो? लेजर में आप एक ही प्रकृति के, जैसे मोहन से जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो सब कहाँ जाएगा? वो मोहन के तो उसमें आ जाएगा। तभी कहाँ आएगा वो? मोहन के ही अकाउंट में लिखा जाएगा। सोहन से जितने लेन देन हुए हैं, सोहन के यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। और राम के यहाँ जितने भी लेन देन हुए हैं, राम के यहाँ लिखा जाएगा। इट मीन्स ये है आपका कि यहाँ पर पोस्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये गलत कह रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसे देख लेते हैं। एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल बराबर होती है, तो ये भी बात सही है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या दिया है? कैपिटल यही है, लाइबिलिटी उधर जाकर माइनस हो जाएगा एसेट में से, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा होगा ये, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा गलत है। तो गलत होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब इनका समान और परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये समान ही होती हैं और एक दूसरे की जगह, जैसे बुक कीपिंग की जगह अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की जगह बुक कीपिंग, इसका यूज हो सकता है? नहीं। कह रहे हैं समान नहीं होती और इनका एक जगह उपयोग नहीं होता है। ये बात सही है, बी सही होगा। ठीक है, ये दोनों समान नहीं होती है। बुक कीपिंग स्मॉल होती है, जबकि आपका अकाउंटिंग एक लंबा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की सीमा है? लेखांकन की, प्रबंध की सहायता करता है लेखांकन। प्रबंध की तो, मैनेजमेंट की तो असिस्टेंस होता है, सहायता करता है, बिल्कुल करता है। मेमोरी की जगह ले लेता है, अगर आप भूल जाते हैं तो भी बात सही है। ये भी सही है। अवास्तविक जानकारी देता है, वास्तविक नहीं देता, ये बात सही है। और यही क्या है? सीमा है। ये क्या है? सीमा है। ये सीमा है। सॉरी, सीमा होगी कि प्रबंध की सहायता मेमोरी की जगह लेता है। हाँ, अवास्तविक जानकारी देता है, वास्तविक जानकारी नहीं देता, अवास्तविक देता है। ठीक है, जैसे आप प्रोविजन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो ये नहीं पता आप जितना प्रोविजन करें रियल में क्या ऐसा होगा? मशीन क्या आपके 5 साल में ही खत्म हो जाएगी, 10 साल में जो आपने मानी है? आप मानते हो हर चीजों को यहाँ पर। ठीक है, या आप प्रोविजन कर रहे हैं किसके? डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपके डेटर्स इतने ही डूबेगा पैसा। ऐसा नहीं होता। तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है, ये इसकी क्या है? एक सीमा है। एविडेंस कोर्ट में बिल्कुल प्रयोग किया जा सकता है अकाउंट्स को, लेकिन ये इसकी क्या है? एक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन सूचना कौन सी गुणात्मक विशेषता है लेखन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने पर परिलक्षित होती है? देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जब वो तभी दिखेगी यदि आप स्पष्ट रूप से, क्लियरली
प्रेजेंटेड करते हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। तो रिलायबिलिटी होगी, वो रिलीवेंस होगी, कंपेरेबिलिटी होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखिए अगर आप क्लियरली दिखा रहे हैं तो वो समझ में भी आएगा, और समझ में आने को बोलते हैं अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड सही बना है, या अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी यहाँ सही आंसर होगा। तो कौन सी विशेषता की बात हो रही है? अंडरस्टैंडेबिलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माप की सामान्य इकाई रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। तो ये रिपीट क्वेश्चन, ये आपका कंपेरेबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। जो बिक्री, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू माना जाता है कब? जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल इज एंटर इनटू, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो तब, या एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस, जब आपने सेल कर दी हो तब, या आफ्टर द एक्सपायरिंग क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स, या जो आपने उधार माल बेचा और उनसे आपने कहा है कि भाई इस डेट तक आप हमारा पैसा वापस कर देना, तो जब वो डेट बीत जाएगी तब होगी। रेवेन्यू तब मानोगे क्या? रेवेन्यू सेल, सेल तब मानोगे क्या? या सेल को रेवेन्यू तब मानोगे क्या? सेल को आमदनी तब मानोगे? नहीं। आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द डेट कस्टमर, या कस्टमर से जब पैसा आ जाएगा तब मानोगे हाँ हमने सेल कर दी, रेवेन्यू हो गया? नहीं, तब मानोगे जब आप सेल को कर दोगे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक आपका है एसर्शन, एक आपकी है रीजन। आपको यहाँ पर देखना है कि क्या एसर्शन में सही बात कह रहे हैं, और फिर रीजन में देखना है क्या रीजन में भी सही बात कह रहे हैं, और जो रीजन दिया हुआ है क्या ये एसर्शन के बारे में सही स्पष्ट बात बताता है या नहीं। तब आपको ऑप्शन लेना है। क्या है? कह रहे हैं अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट आर पास व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। कह रहे हैं जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है उसमें आप एंट्री तभी करोगे या तो पैसा आएगा या जाएगा। ये बात सही है, सही कह रहे हैं। तो एसर्शन तो ठीक है। रीजन देखते हैं। अंडर द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अब एक्यूरल की बात करें, एंट्री आर पास इन द बुक ऑफ अकाउंट व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर इनटू वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट पेड बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी बात सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो ये होता है कि देखो भाई, ट्रांजैक्शन अगर होगा जिस दिन, उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर दो, ये मत देखो पैसा कब आ रहा है। बात सही है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये देखते हैं, आप ये देखिए पैसा किससे आ रहा है किससे जा रहा है, उसी को रिकॉर्ड करो। तो दोनों बात सही कह रहे हैं, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है पहले वाली के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी सही होगा। बी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही है एसर्शन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटेबल मैचिंग प्रिंसिपल। क्या ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है? ये कह रहे हैं नहीं करती है। बात तो सही है, नहीं करती है। हाँ जी, नहीं करती है। कैश बेसिस में मैचिंग कॉन्सेप्ट आप फॉलो ही नहीं होता, और ये भी कह रहे हैं नहीं होता। सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब एसर्शन सही है। Matching principle is required that cost incurred to earn the revenue should be matched whether cost have been paid or not। और ये कह रहे हैं कि जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो यह कहता है कि आपको जिस साल की आप इनकम देख रहे हैं उस साल के उस साल के आपके उस इनकम से खर्चे भी मैच करने चाहिए। तो बात सही है। तो दोनों बात सही है। और यहाँ पर लेकिन सही तो है, बट यहाँ तो कैश बेसिस की बात हो रही थी, और यहाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो दोनों बातें तो सही हैं, बट आर जो है ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में, इस सोखने ने सीखना है। हु प्रोपोंडेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इन द लर्निंग। यहाँ होगा लर्निंग, लर्निंग। तो कह रहे हैं कि सीखने में प्रयास या भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने प्रतिपादन किया था भूल के सिद्धांत का? तो वो किया था आपका थॉर्नडाइक ने।
ठीक है। सी, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम किया कि एक यहाँ पर लीवर है और यहाँ पर खाना रख दिया, ये गेट था इसका, और यहाँ पर खाना रख दिया। ठीक है। बिल्ली जब भूखी थी बिल्ली, तो वो इधर टूटी, इधर कूदी, इधर कूदी, इधर कूदी, और गलती से उसका पैर इस लीवर पर पड़ गया और इस लीवर के पैर पड़ने से ये गेट खुल गया और बिल्ली ने खाना खा लिया। उसने दोबारा ऐसे ही किया, बिल्ली ने इधर उधर कूदी, इधर उधर कूदी, जैसे पैर इस लीवर पर पड़ा तो गेट खुल गया, बिल्ली ने खाना खा लिया। उसके बाद कई बार हुआ, ऐसा कई बार हुआ। तो जो थॉर्नडाइक था उसने नोट किया कि जब पहली बार गेट खुला उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, दूसरी बार गेट खुला उसमें कम समय लगा, तीसरी बार गेट खुला उसमें और कम समय लगा, और अब बहुत दिन बाद बिल्ली सीख गई है कि अच्छा पैर मेरा यहाँ रखा जाता है तो गेट खुलता है। अब बिल्ली जब भी भूख लगती है सीधी जाती है, इस पे पैर रखती है और गेट खुल जाता है और बिल्ली खाना खा लेती है। इट मीन्स, थॉर्नडाइक ने कहा, थॉर्नडाइक ने बताया कि देखिए हम गलतियों से सीखते हैं, प्रयास और भूल से हम क्या है, सीखते हैं, प्रयास करने से हम सीखते हैं। ठीक है। तो ये लर्निंग का सिद्धांत था। कौन सा, सीखने का कौन सा सिद्धांत था ये, प्रयास व भूल। बिल्ली ने प्रयास किया फिर भूल गई, प्रयास किया फिर भूल गई, और अंत में वह इस चीज को सीख गई कि लीवर गेट कहाँ से खुलना था। तो ये एजुकेशन में भी यही होता है, जब हम बार बार चीजों को भूलते रहते हैं तो एक दिन वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो ये प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, इसका प्रयास और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ये भी आपका साइको का ही क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना कि कहाँ से है, साइको का ही क्वेश्चन है, पेडागोजी में से। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कि जो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान था उसके प्रतिपादक कौन थे? कैटल थे, थॉर्नडाइक थे, वर्नन थे, स्किनर थे। तो सही ऑप्शन होगा आपका कैटल। कैटल ने दिया था तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? किसके सुधार के हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? क्या समझ के लिए, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए, या समान समस्या समाधान के लिए? तो सही आंसर होगा आपका सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी के लिए यूज किया जाता है उद्देलन प्रतिमान। उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग तभी किया जाता है अगर आप सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी बच्चे में लाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके स्टूडेंट में सृजनात्मकता हो, तो आप कौन से प्रतिमान का यूज करते हैं? उद्देलन, मानसिक उद्देलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, या संश्लेषण होता है? संश्लेषण यहाँ नहीं दिया है, तो कौन सा होता है? तो आपने ये संज्ञानात्मक जरूर किया होगा, ब्रूम टैक्सोनॉमी आपने किया होगा, तो ब्रूम टैक्सोनॉमी में से ही ये दिया गया है। तो सबसे जो न्यूनतम स्तर होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। और देखो उस पे साइकिल चलानी तो आती है और अब मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये उदाहरण किसका है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, या करधव अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण यहाँ पर नहीं है? ऐसा नहीं है, यह है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे पर एक चीज आती है सीखने, तो उसकी जैसी चीज दूसरी सामान्य सी चीज को सीखने में उसको आसानी होती है। जैसे आपको यहाँ साइकिल के दिया हुआ है, साइकिल आती है मोटर बाइक को, तो मोटर बाइक को क्या करना है, देखो जैसा हैंडल साइकिल का है कुछ कुछ, ऐसा ही मोटर बाइक का है। जिस रोड पर मोटर बाइक चला रहा है उसी रोड पर वो आपकी साइकिल चलाएगा। फर्क इतना है कि यहाँ गियर डालने होते हैं और मोटर बाइक में, और यहाँ गियर नहीं होते। तो सेम प्रकृति की दो चीजें वो सीख रहा है, तो इसको बोलते हैं बायोलेटरल लर्निंग ट्रांसफर।
इसमें क्या होता है कि लर्निंग ट्रांसफर हो जाती है, जो आपने पहले सीखा वो ज्ञान आपका दूसरी चीज को आप सीखने जा रहे हो वहां पर आपका काम कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? क्या व्यक्तित्व का करता है, पढ़ने की दक्षता का होता है, बुद्धि का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। पढ़ने की जो दक्षता है वो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण द्वारा जांची जाती है, चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशीय जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, समाज परिवेश जन्य तत्व। ये प्रभावित करते हैं सामाजिक विकास को, क्योंकि बच्चे का समाज का विकास तभी हो सकता है जब वो समाज में रहता है। किसने कहा था? रूसो ने। कि बच्चे का समाजिक विकास तभी हो सकता है जब वह एक अच्छे समाज, यदि वह समाज में रहता है। तो सामाजिक विकास होने के लिए सामाजिक के जो परिवेश जन्य तत्व हैं वो होने जरूरी हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्या पूछा था? कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत? ऑप्शन होगा आपका ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? डेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या वुडवर्थ ने? तो ये किया था मैकडूगल ने। ये आपको याद रखना है। मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति बताई थी वो कितनी बताई थी? 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण है। एथिक्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। बीएसटी का क्वेश्चन है आपका। बिजनेस में होनी चाहिए नैतिकता, एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, प्रोफेशन में होनी चाहिए, या सभी में होनी चाहिए? देखिए, सबसे ये कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कहाँ है, तो वो जरूरी है आपकी प्रोफेशन में। प्रोफेशन में आप जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, आप वकीलगिरी कर रहे हैं, एडवोकेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, तो इसमें प्रोफेशन में आपकी एथिक्स होने जरूरी है, नैतिकता होनी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ही होती है। बिजनेस में आपका झूठ चल जाएगा, लेकिन यहाँ झूठ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आर्थिक गतिविधि जो बिना किसी न्यूनतम योग्यता के की जा सकती है। एक ऐसी एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें पैसे की जरूरत ही नहीं होती, वो सॉरी योग्यता की जरूरत नहीं होती, अनपढ़ भी कर सकता है, फिफ्थ क्लास वाला कर सकता है, एट्थ क्लास वाला कर सकता है, ट्वेल्थ क्लास वाला कर सकता है। तो वो क्या होती है? बिजनेस होती है, प्रोफेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है। इनमें से कोई नहीं, तो वो होती है आपकी बिजनेस। बिजनेस को कोई भी कर सकता है, फिफ्थ क्लास पास हो, एट्थ क्लास पास हो, या ग्रेजुएट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एबीसी लिमिटेड बहुत कम कीमत वसूल कर रही है, जो सिर्फ उसकी लागत को कवर कर रहा है ताकि वह प्रतिस्पर्धी बाजार में बना रहे सके। एबीसी लिमिटेड किस संगठन उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पर बात हुई है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो आपके तीन होते हैं: अस्तित्व, लाभ, और विकास। क्या होते हैं? अस्तित्व, लाभ, विकास। कोई भी फर्म जब शुरू होती है तो वो सोचती है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे और कंपटीशन में रहना है, तो मैं इतना तो जरूर कमा लूं कि मुझे कॉस्ट की प्राप्ति हो जाए। तो बस वो इतना कमाती है चाहे का, ताकि उसको कॉस्ट मिल जाए, तभी वो सर्वाइवल कर पाती है। और जब कॉस्ट निकलनी रहती है, कुछ दिन हो जाते हैं चलते हुए, फिर वो सोचती है प्रॉफिट कमाने की भी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फालतू भी काम कर लेते हैं। और जब प्रॉफिट भी सही होने लगता है, फिर वो फर्म सोचती है अब अपने फर्म का विस्तार कीजिए, ग्रोथ कीजिए। तो यहाँ पर यही बात हुई है कि कम कीमत पर वसूल कर रही है एबीसी लिमिटेड कंपनी, कम पैसे ले रही है, इसका मतलब वो केवल सर्वाइवल कर रही है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेक इन इंडिया परियोजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को, मेक इन इंडिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप किस प्रकार का जोखिम के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो रिस्क हैं, कोजिज ऑफ रिस्क हैं, वो कोजिज कौन सा है? नेचुरल कोजिज है या ह्यूमन कोजिज है, इकोनॉमिक या फिजिकल है? तो ये होगा नेचुरल कोजिज, क्योंकि नेचर से ही ये आता है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षता, एफिशिएंसी इज कंसर्न विद। तो एफिशिएंसी किसको कहा जाता है? सही काम करने को, डूइंग द राइट थिंग, या डूइंग द राइट थिंग राइट, चीजों को सही ढंग से करना, या अचीविंग एंड रिजल्ट, या अंतिम परिमाण प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही करना। देखिए, अगर आप कम कॉस्ट में अगर किसी काम को आप सही ढंग से कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, लागत भी कम होगी, और इसी को कहते हैं आपकी एफिशिएंसी। और एक होती है आपकी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस होती है काम को समय पर करना, चाहे कॉस्ट कुछ भी आए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सही ढंग से चीजों को कर रहे हैं तो कॉस्ट कम आएगी, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावशीलता का संबंध है, इफेक्टिवनेस आ गया ना भाई, किसका संबंध है? डूइंग द राइट टास्क से, या कंप्लीटिंग एक्टिविटी, काम को पूरा करने से, या अचीव गोल, लक्ष्य को प्राप्त करने से, या ये सभी? तो ऑप्शन होगा डी, ये सभी। देखिए, सही कार्य होना चाहिए, और सही कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, पूरा कार्य होना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए। इन सभी में क्या है? ये इफेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी कम होगी, काम भी हो और वो कम कॉस्ट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनिका एंटरप्राइज लिमिटेड अगली तिमाही में अपनी बिक्री में 30% की वृद्धि करने की योजना बना रही है। तो दिए गए कथन में प्रबंध की विशेषताओं को पहचानो। क्या कर रही है वो कह रही है कि हमें बिक्री करनी है, 30% की वृद्धि करनी है। तो क्या होगा? प्रबंध का यहाँ सर्वव्यापी है, या प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुखी है, या प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, उपरोक्त में से सभी। मतलब मैनेजमेंट इज ऑफ ऑल परवेशिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, या मैनेजमेंट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, या ऑल ऑफ द अबव? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। कह रहे हैं सोनिका लिमिटेड तिमाही में अपनी बिक्री 30% की वृद्धि करने की योजना बना रही है, तो अपना टारगेट बना रही है कि हमारा टारगेट क्या होना है। तो जब वो टारगेट बना रही है, इसका मतलब जो भी काम करती है मैनेजमेंट, वो एक उद्देश्य के अनुसार करती है, लक्ष्य के अनुसार करती है, तो इसका मतलब वो गोल ओरिएंटेड होती है। ये क्या है? विशेषताएं हैं किसकी? मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए प्रबंध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक आर्थिक संगठन को चलाने के लिए। दिए गए कथन में प्रबंध का कौन सी विशेषता परिलक्षित हो रही है? मतलब चाहे आप कुछ भी करो, आप राजनीतिक संगठन चलाओ, या आप आर्थिक संगठन चलाओ, फर्म चलाओ आप, या कोई पार्टी चलाओ आप, सभी में मैनेजमेंट का होना जरूरी है। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या यूं बता रहा है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, कि लक्ष्य के प्रति काम करता है, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, या मल्टी डायमेंशनल है, कई चीजों का आपका यहाँ पर मैनेजमेंट होता है, या ये बता रहा है कि हर जगह है, कहीं भी कुछ भी करो, हर जगह आपको मैनेजमेंट करना है, या ये बता रहा है मैनेजमेंट इज गोइंग एक्टिविटी, कि ये लगातार होने वाली एक्टिविटी है? तो सही ऑप्शन होगा सी, कहीं भी चले जाओ, प्रबंध ऑल परवेसिव, शिव जी परवेसिव, हर जगह शिव हैं, हर जगह शिव जी है, मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, कहीं भी आप चले जाइए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता की मांग और पसंद, कीपिंग इन द वेव द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रीफरेंस, रॉयल बेकरी हैज रिड्यूस्ड द सुगर एंड फैट कंटेंट its product. This approach of business so that management is, देखिए मैनेजमेंट की एक विशेषता है यहाँ, कह रहे हैं कि जैसा कि डिमांड हो रही है, अब क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि चीनी मीठा कम होना चाहिए, फैट कंटेंट नहीं होने चाहिए। जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, कौन सी बेकरी बना रही है? रॉयल बेकरी। तो रॉयल बेकरी जैसे कि डिमांड है कि कम मीठा होना चाहिए अब, और दूसरा फैट भी कम होना चाहिए, तो उसने ये फॉलो किया है। तुरंत जैसी डिमांड हुई, तुरंत उसने अपने यहाँ चेंज कर लिया, मैनेजमेंट ने तुरंत चेंज करा दिया। तो ये मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता है? मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल फोर्स है, या ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में काम होता है, या डायनेमिक फंक्शन है, मतलब जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं अपने अंदर भी चेंज कर लेता है, या मल्टी डायमेंशनल है,
तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, कि मैनेजमेंट क्या है आपका, डायनेमिक फंक्शन का गतिशील कार्य है। मतलब अगर एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज होते हैं, मैनेजमेंट भी अपने अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में, मार्केट में क्या चेंज हुए कि अब जो ग्राहक थे वो ऐसी चीज मांगने लगे, ऐसा प्रोडक्ट मांगने लगे जिसमें शुगर भी कम हो प्लस फैट भी ना हो। तो तुरंत इन्होंने अपने यहाँ ये चेंज कर लिया अपने प्रोडक्ट में। तो मैनेजमेंट क्या है यहाँ, यहाँ पर डायनेमिक हो गया। तो ऑप्शन आपका सी होगा, डायनेमिक है, चेंज अब जल्दी अपने अनुसार अपने अंदर भी चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आईसीटी का घटक नहीं है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का घटक कौन सा नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, आउटपुट इकाई। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कौन सी होती है? वे यूनिट, ये कंप्यूटर से है, आईसीटी से ये क्वेश्चन है। तो आउटपुट यूनिट कौन सी होती है? जो आपको कुछ चीज देती है, लेती नहीं है, देती है। जैसे आपको मॉनिटर पिक्चर दिखाता है, कंप्यूटर के अंदर तो नहीं लेके जाता, वो कुछ अंदर की चीज बाहर दिखाता है। आपका आवाज है गाने की, स्पीकर, स्पीकर भी क्या है आपका? वो भी आउटपुट यूनिट होता है, ये भी आपको बात सुनाता है। और इनपुट क्या होती है? जैसे आपकी कीबोर्ड, कीबोर्ड आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको आप निर्देश दो, वो अंदर कंप्यूटर में उस चीज को लेके चला जाएगा। माइक क्या है आपका? ये भी इनपुट है, आप कुछ बोलोगे तो वो अंदर लेके चला जाएगा कंप्यूटर में। तो इनपुट होगी जो अंदर लेके जाती हैं आप क्या चाह रहे हैं, और आउटपुट जो आपको बाहर दिखाती हैं। तो आउटपुट ये आपकी आईसीटी में नहीं आती। आईसीटी में आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग की बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कितनी बेसिक इकाइयां होती हैं? तो कंप्यूटर में कितनी बेसिक इकाइयां होती हैं? तो बेसिक इकाइयां दो होती हैं, तीन होती हैं, चार होती हैं, पांच होती हैं। तो ये होती है आपकी तीन बेसिक इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? तो जो जो बेसिक प्रकार होते हैं वो आपके एक, दो, तीन, चार। तो ये होते हैं आपके डी, तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? जो आपका सीपीयू है, सीपीयू का कौन सा भाग नहीं होता? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये तो पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट भी इसी के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। प्रोसेसिंग यूनिट इसमें नहीं होता है सीपीयू में, मेमोरी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं डे 2 में बढ़िया वीडियो के साथ। और आपकी जिम्मेदारी हमारी, अकाउंट बेस्ड इकोनॉमिक पेडागोजी आईसीटी कंप्लीट आपको सॉल्यूशन यहीं पर मिलेगा कॉमर्स क्लासेस में। वीडियो को जाने से पहले लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।